जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। एक 5 साल की बच्ची आखिर माँ कैसे बन गई? जी हाँ मित्रों, इस घटना को सुनकर आपके कान खुले के खुले रह जाएंगे। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। भला इतनी कम उम्र में एक 5 साल की बच्ची माँ कैसे बन जाती है? मित्रों आइए बिना किसी देरी किए इस वाकया को शुरू करते हैं। मित्रों, एक गरीब किसान अपनी 2 बेटियों तथा एक बेटे के साथ अपना घर का खर्चा चलाता है। वह जैसे तैसे करके काम करके मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, क्योंकि उसकी पत्नी कुछ समय पहले गुजर गई रहती है। वह कभी अपनी बच्चों को उसकी माँ की कमी ना खले, इसलिए वह बहुत सारे काम ऐसा भी करता था जिससे कि उन्हें माँ की याद ना आए। लेकिन जब वह बाजार चला जाता, किसी काम से बाहर चला जाता, तो बच्चों को अपनी माँ की याद आती और वो बहुत रोते थे, बिलखते थे। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। लेकिन भला करे तो क्या करे? वह पिता जब भी बाजार से वापस आता, अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था कि वो बच्चे खा लेंगे, उसमें भूले रहेंगे, जिससे कि उसके घर में उसकी माँ की कमी ना खले। ऐसे करके धीरे धीरे समय बीतते हैं और वह लड़कियां जवान हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। वह पिता अपनी बड़ी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ करता है, उसके हर एक खुशियाँ देता है, हर एक चीज़ें देता है। और वह बेटी विवाह करके अपने ससुराल जाती है। ससुराल में अपने पति के साथ वह बहुत ही खुश रहती है, क्योंकि पति भी बहुत अच्छा मिल गया रहता है और घर परिवार के लोग भी अच्छे रहते हैं। उसे वहाँ पर कोई कमी नहीं खलती है। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है और कुछ समय के बाद से उस लड़की के 2 बच्चे पैदा होते हैं और दोनों बेटियां रहती हैं। उसका पिता फैक्ट्री में काम करता रहता है और फैक्ट्री से काम करके जब भी आता है अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत ही खुश रहता है, क्योंकि उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होता है कि उसकी बेटियां ही हैं, क्योंकि बेटियां उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। बड़ी बच्ची उसकी 3 साल की रहती है और छोटी बच्ची 1 साल की रहती है। वह जब भी काम से लौटता है अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आता है और वह बच्चे उसे पापा को अपने पास देखकर बड़े खुश होते हैं। एक दिन की बात है, जब वह फैक्ट्री से वापस घर आ रहा था तो रास्ते में उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और सडन डेथ हो जाता है। अब तो मानो उसके ऊपर आफत का पहाड़ टूट उठता है। वह अपनी 2 लड़कियों के साथ वह बेटी करे तो क्या करे? उसका घर परिवार में उसे देखने रेखने वाला कोई नहीं रहता है। उसके सास ससुर रहते हैं, वो भी धीरे धीरे उसे ताना मारने शुरू कर देते हैं कि देखो मेरे बेटे को खा गई, मेरे बेटे को खा गई। बेचारी वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, तंग आ जाती है। वहाँ पे उसका जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वह सोचती है कि चलो मैं अपने मायके चली जाती हूँ, लेकिन मायके भी आती है तो यहाँ पर भी उसके भाई की शादी हो गई रहती है और उसकी भाभी आ गई रहती है। इसलिए यहाँ पर भी कुछ दिनों तक तो ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद से उसकी जो भाभी रहती है उसे बार बार बहुत सारे काम दे देती है कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। इस तरह से वह अपने ननद को परेशान करती है, हर काम में उन्हीं को लगा देती है, अपने आराम से बैठी रहती है। अब चूल्हा चौकी खाना पीना सब कुछ उसी ननद के जिम्मे रह जाता है। वह बेचारी अपनी 2 बेटियों को संभाले कि काम करे, वह बहुत ही उलझ के रह जाती है। वह सोचती है इससे तो बढ़िया मेरा ससुराल में ही था, कम से कम सास ससुर बस ताने मारते थे, काम तो मैं आराम से कर लेती थी, इतना सारा झेल नहीं था। फिर वह सोचती है कि क्यों ना मैं ससुराल ही चली जाऊँ। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं वहीं जाना चाहती हूँ। उसके पिता कहते हैं कि देखो बेटी, तुम्हारी उम्र अभी बहुत ही कम है, तुम अच्छा होता कि कहीं तुम्हारी शादी देख लेते और तुम्हारी शादी करा देते, क्योंकि इतनी लंबी उम्र तुम अकेले कैसे काट पाओगी? ऊपर से तुम्हारी 2 छोटी छोटी बेटियां भी हैं। वह बेटी कहती है कि पिताजी जो कुछ है मेरा ससुराल में ही है, मैं वहीं पे रह लूँगी, अपनी बेटियों के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। लेकिन उसके पिता बार बार समझाते हैं कि नहीं बेटी, उम्र काटना इतना आसान नहीं है। वह बेटी नहीं मानती है और फिर से वह अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल पहुंचते ही उसकी जो सास ससुर होते हैं देखते हैं, कहते हैं कि लो फिर आ गई ये करमजली, फिर ये मेरे बेटे को तो खा ही गई है, अब लग रहा है हम लोगों को भी खा जाएगी, हम लोगों को चैन से नहीं रहने देगी। वह कहती है कि देखिए मेरे पति का घर यही है
और मेरा इस घर के अलावा और कहाँ मैं जा सकती हूँ, और मेरा भी तो यहाँ पे कुछ हक बनता है। मैं यहीं पे रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। जो कुछ भी उसके पति की जमा पूंजी रहती है वह धीरे धीरे समाप्त होती रहती है। बेचारे उसी जमा पूंजी में से थोड़े थोड़े पैसे खर्च कर करके अपना खर्चा चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाती है बेचारी, और अपने सास ससुर के तमाम ताने सुनने के बाद भी वहीं पर रहती है। लेकिन जो भी रुपए पैसे रहते हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। वहाँ पे उसके जो भी जेवर रहते हैं उससे बेचकर कुछ दिन काम चलाती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उसके पास रहने खाने पीने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं रहता है कि जिससे वह अपने खर्चे उठा पाए, अपने काम चला पाए। इसलिए वह पुनः अपने मायके चली आती है, अपने पिता के पास आ जाती है। उसके पिताजी उसे देखते हैं और फिर कुछ दिन बीतता है अपने पास, तो वह फिर उसे समझाते हैं, बेटी यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का देख लेता हूँ, मैं तुम्हारी शादी कर दूँ, क्योंकि यह घर पे रोज रोज तुम्हें जो मेरी बहू ताने देती है यह मुझसे देखा नहीं जाता, और तुम इतनी ज़्यादा परेशान रहती हो। भला ऐसे ज़िंदगी कैसे कटेगा? हम लोग भी कुछ दिनों के मेहमान हैं, उसके बाद से हम लोग भी चले जाएंगे। भला तुम्हारा इस दुनिया में कौन रहेगा? कौन तुम्हारा देख रेख करेगा? कौन इस बच्चों का पालन पोषण करेगा? वह उसकी बेटी तैयार हो जाती है, कहती है ठीक है पिताजी, यदि आप कहते हैं तो ठीक है, आप शादी देख सकते हैं। इस तरह से उसका पिता अब धीरे धीरे शादी ढूंढना शुरू करता है, और कुछ दिनों में उसे एक अच्छा लड़का मिल जाता है। वह उससे बातचीत करके अपनी बेटी की शादी कर देता है। शादी के बाद से वह लड़की अपने दोनों छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ पर उसका पति बहुत ही अच्छे नेचर का होता है, बहुत ही अच्छा होता है। वह इन दोनों बेटियों को अपनी बेटियों के जैसे ही मानता है और उन्हें मान सम्मान देता है, और इन लोगों का भी पूरा ख्याल रखता है। अब घर में मानो फिर से उस बेटी के जीवन में मानो खुशियों की एक लहर दौड़ उठती है। फिर से उसे लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कुछ समय बाद से वह प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका एक लड़का पैदा होता है। अब घर में एक बार और खुशियों की लहर दौड़ उठती है, जैसे कि उस लड़के के आने से उन दोनों बहनों को अपना भाई मिल जाता है। वह अपनी बेटियों से कहते हैं कि देखो ये अब तुम्हारा भाई है और इसकी देख रेख करना तुम्हारी फर्ज है। वो दोनों बेटियां भी बड़ी खुश होती हैं कि चलो उन्हें साथ खेलने वाला कोई लड़का मिल गया है। घर में परिवार में सब लोग उसके मान सम्मान और बढ़ जाता है। उसका पति भी उसे बहुत मानता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसके पति का ध्यान अब दोनों बेटियों से हटकर अपनी बेटे की तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। उसे लगता है कि हाँ ये मेरा अपना खून है, इसका मान सम्मान इससे बहुत ज़्यादा आदर सत्कार देता है। इस तरह से उसके पिता के साथ साथ उसकी माँ का भी ध्यान अब अपने बेटे की तरफ बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है, और दोनों बेटियाँ धीरे धीरे अपने माँ बाप का प्यार उन्हें कम मिलने लगता है। लेकिन फिर भी वो खुश रहती हैं कि चलो उसका भाई है, और उसके भाई के साथ वो खेलती रहती हैं, कूदती रहती हैं। कुछ समय बीतता है, वह कारपेंटर उसे कुछ टाइम मिलता है, कुछ छुट्टियाँ मिल जाती हैं। वह छुट्टियों मनाने के लिए सोचता है कि चलो कहीं घर से बाहर घूम टहल आते हैं। इसलिए वह अपने बेटे और छोटी वाली बेटी को लेकर कहीं जाने का प्लान करता है। फिर वो सोचते हैं कि बड़ी बेटी को क्यों ना मैं कहीं रख देते हूँ और इन दोनों बच्चों के साथ घूम टहल के आता हूँ, क्योंकि बड़ी बेटी मान जाएगी। अब वह 5 साल की हो गई रहती है। वह अपनी बड़ी बेटी को वहीं पास में अपने दोस्त के वहाँ रख देती है, और वे पति पत्नी और दोनों छोटे छोटे बच्चे लेकर बाहर घूमने टहलने निकल जाते हैं। दोस्त के घर में उसकी पत्नी और उसका एक जवान बेटा रहता है, लेकिन वह बेटा जैसे ही अपने घर में एक लड़की को देखता है उसका नीयत बहुत ही खराब रहता है। वह उसे गंदी नज़रों से ही देखता है। एक दिन की बात है, जब उसके माता पिता पार्टी के लिए कहीं बाहर चले गए रहते हैं, तो वह उसे पढ़ाने के बहाने अपने कमरे में बुलाता है। वह बेचारी छोटी लड़की क्या समझती है, वह पढ़ने के लिए चली जाती है, बोलती है कि हाँ भैया मुझे ये बता दो। लेकिन भला उसकी नीति अच्छी रहे तब तो कुछ बताए, कुछ समझाए, कुछ सिखाए। वह उसे अपने कमरे में देखता है, उसके मन में तमाम तरह के गंदे गंदे ख्यालात आने लगते हैं। वह दरवाज़ा बंद कर देता है और उसके साथ गलत काम कर देता है।
वह चीखती है, चिल्लाती है, बोलती है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बोलती है, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आता है। इतनी छोटी सी बच्ची इसके साथ इतनी दरिंद्रता का काम करता है। वह तीखे चिल्लाते भागती है, दरवाज़ा खोलती है और भागकर जाकर अपने को अभी दूसरे कमरे में बंद कर लेती है। कुछ समय बाद जब उस लड़के के माता पिता घर आते हैं तो वह अपनी आंटी के पास जाके कहती है कि आंटी मुझे घर पहुंचा दो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। तो वह कहते हैं कि ठीक है, अभी तुम्हारे मम्मी पापा आए नहीं हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो फिर तुम वहाँ चले जाना। इस तरह वह उसे समझा बुझाकर उसे ले जाकर सुला देती है। वह सो जाती है। अगले दिन सुबह जब उसे दरवाज़ा खोलती हैं तब वह सोई रहती है, बेचारी बेहोश पड़ी रहती है। उसकी आंटी दरवाज़ा खोल कर जाती हैं, उसे जगाती हैं, बेटा क्या हुआ, अब तक सो रही हो, इतना दिन आ गए हैं। वह उठती है और वह अपनी आंटी से बोलती है कि आंटी मेरी मम्मी से बात करा दो, मैं मम्मी से बात करना चाहती हूँ। उसकी आंटी उसे फ़ोन देती हैं और वह उससे बात कराती हैं। वह अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर रोने लगती है, कहने लगती है कि माँ जल्दी घर आ जाओ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे आपके पास रहना है, मुझे बुला लो माँ, मेरे साथ रहो तुम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। वह इतना चीखती है, चिल्लाती है, उसकी माँ बेचारी बेचैन हो उठती है। वह अपनी छुट्टी का प्लानिंग सब कैंसिल करके फिर वह वापस आ जाती है और अपनी बेटी को लेकर अपने घर जाती है। घर पहुंचती है, पूछती है बेटी क्या हुआ, आखिर तुम इतनी जल्दी इतनी परेशान क्यों हो गई, क्या बात है, तुम हमसे बताओ। तो वह बेटी अपनी सारी घटना उसके साथ जो भी घटा रहता है पूरा अपनी माँ से बताती है कि वो कैसे उसके साथ जोर जबरदस्ती किया और वह रोने लगती है, बिलखने लगती है। उसकी माँ समझाती है कि बेटा कुछ नहीं होगा, अब तुम परेशान नहीं हो, हम लोग आ गए हैं, हम लोग कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह लड़की मान जाती है। इधर माँ रात्रि के समय अपने पति से यह सारी घटनाएं बताती है, लेकिन उसको तो विश्वास ही नहीं होता है। वह कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसी बात नहीं है, बच्ची हो सकता है किसी बात के घबरा गई हो, इसलिए यह इस तरह की बातें कर रही है। धीरे धीरे समय बीतता है, सब कुछ नॉर्मल हो गया रहता है, लेकिन फिर अचानक उस छोटी सी बच्ची के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती हैं। कुछ टाइम बाद वह उसे इधर उधर से दवा ला कर दे देती है, खा लेती है, ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है और उसे इस तरह के चक्कर आने, उल्टियाँ आने वाली समस्या रोज होती रहती है। एक दिन वह अपनी बेटी को लेकर एक बड़े अस्पताल में जाती है और जाकर वहाँ पर उसका इलाज कराने के लिए देती है। डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अल्ट्रासाउंड में जो निकलता है उसे देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। आखिर एक इतनी कम उम्र में इस लड़की के पेट में कैसे कोई गर्भ पल सकता है। सारे डॉक्टर, सारे स्टाफ हैरान रह जाते हैं। वो आकर उसकी माँ को ये रिपोर्ट बताते हैं, तब वह भी दंग रह जाती है। फिर उसे उस घटना का याद आता है कि हाँ, उसकी बेटी कुछ समय पहले अपने साथ जो घटना घटी थी उसको बताया था, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई इतनी कम उम्र में इस घटना के बाद से वह प्रेग्नेंट हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। वह हॉस्पिटल में अपने पति को बुलाती है, बातचीत करती है। वे दोनों मिलकर डॉक्टरों को कन्विंस करते हैं कि भाई जैसे तैसे करके इसे सॉर्ट आउट कर लें, ऑपरेशन करा लें। लेकिन डॉक्टर्स उसे समझाते हैं कि इसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा कम है और यदि एबॉर्शन होता है तो इतने ज़्यादा ब्लडिंग होगा, इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि यह बियर नहीं कर पाएगी, यह सह नहीं पाएगी और इसकी डेथ हो जाएगी। इससे अच्छा होता है कि आप लोग जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। वो लोग अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाते हैं और पूरी तरह से घबराए रहते हैं कि आखिर अब किया तो क्या किया जाए। उसका पति भी कहता है कि देखो, तुम लोगों का यहाँ पर रहना सही नहीं है, क्योंकि इस गलती की वजह से, इस बेटी की वजह से हमारे मुंह काला हो जाएगा और मान सम्मान जो भी मेरा समाज में है वह सब कुछ मेरा लूट जाएगा। पत्नी कहती है कि नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं कोई न कोई उपाय अपनाती हूँ। वह उस दोस्त के बेटे को अपने घर बुलाती है। चाय नाश्ता कराने के बाद से वह कहती है कि बेटा, क्या तुम सच सच बताओगे कि उस दिन क्या हुआ था। वह बोलता है कि आंटी, आप झूठ मूठ में ब्लेम कर रही हैं हमें, उस दिन कुछ नहीं हुआ था और यह लड़की, आपकी लड़की कहीं ना कहीं इधर उधर मुंह काला करके आई है और इल्ज़ाम मेरे सर पे डाल रही है। मैंने कुछ नहीं किया है। वह नाराज़ होता है, वह उसके घर से उठकर चला जाता है।
इधर इसका पति भी बार बार इसे फोर्स करता रहता है कि तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ, ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बदनामी का हो जाएगा। वह सोचती है कि चलो मैं अपने बहन के वहाँ चली जाती हूँ और वहीं पर रहूँगी। वह अपनी बेटी को लेकर अपने बहन के वहाँ जाती है, लेकिन बहन भी जब ये सारी घटना सुनती है, देखती है उस लड़की की स्थिति इतनी कम उम्र में उसके पेट बाहर निकल आए रहते हैं, तो वो भी कहती है कि मेरे पति भी यहाँ नहीं रहने देंगे और इतनी बड़ी बदनामी से मेरे घर परिवार का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। बहन तुम मुझे माफ़ करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रख सकती। वह अपने बहन के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है कि जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ, ये बताओ तुम्हारे अलावा मेरा कौन है। माँ बाप थे तो वो भी गुजर गए हैं और अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन उसकी बहन उसे अपने घर में नहीं रहने देती है और यह बेचारी फिर वहाँ से रोती बिलखती फिर अपने पति के यहाँ आ जाती है। कुछ समय तक तो उसका पति मान जाता है, कुछ समय तक तो ये रहते हैं। उसी बीच वह अपने दोस्त के बेटे को फिर से बुलाती है और उसे कहती है कि बेटा देखो, अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम अच्छा होता कि इससे शादी कर लेते, इसकी घर बस जाती और हम लोगों का भी जो इज्जत बेइज्जत हो रहा है उससे हम लोग भी बच जाते। लेकिन वह फिर से कहता है कि नहीं नहीं आंटी, आप गलत कह रही हैं, कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। इस बीच वह जो माँ होती है वह फ़ोन रिकॉर्डिंग ऑन करके ही रख देती है। सारी बात वार्तालाप चलता रहता है। लड़का धीरे धीरे बहुत नाराज़ होता जाता है। वह बार बार कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया है। यह कहती है कि नहीं ये तुम्हारा ही काम है, नहीं तो ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे अलावा ये कहीं गई ही नहीं थी। तो वह बाद में एकदम जिद में आ जाता है, उसका जिद सातवें आसमान पे चढ़ा जाता है और वह जिद में आकर बोलता है कि हाँ मैंने ही किया है। क्या कर लोगी आखिर तुम, क्या बिगाड़ लोगी, मैंने इसके साथ नहीं बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे गंदे काम किए हैं, तो मेरा क्या हो गया, क्या मैं सारी लड़कियों से शादी कर लूँ और सबको अपने घर ला कर रखूँ। वह चिल्लाने लगता है। जब वह अपने मुख से ये बात कहता है कि हाँ मैंने इसके साथ ये गंदे काम किए हैं, उसकी माँ का पारा हाई हो जाता है, बहुत जोर का गुस्सा आता है और वह एक मोटे डंडे से उसके सिर पर वार कर देती है। वह वहीं पे गिर जाता है, फिर उसे पीट पीट कर वहीं पर मार डालती है। उसकी बेटी देखती है, कहती है माँ तुमने ये क्या कर दिया, अब हम लोग कैसे बचेंगे। उसकी माँ कहती है बेटी तुम घबराओ नहीं, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करती हूँ। वह अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर भागकर अपने बहन के घर जाती है और बहन के घर जाकर वह उसे कहती है कि देखो बहना, ऐसी ऐसी घटना घट रही है और कुछ समय के बाद से हो सकता है पुलिस आए और वो मुझे लेकर चली जाए, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। वह उसे छोड़कर अपने घर चली आती है और इस घटना के बाद से वहाँ चारों तरफ जब इस बात का हल्ला होता है तो वहाँ पुलिस पहुँचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। वह उस माँ को ले जाकर जेल में डाल देती है। घटना स्थल से इस तरह की जो भी रिकॉर्डिंग्स होते हैं सब बरामद हो जाते हैं और वे उसके आधार पर इसे सजा देते हैं। 20-25 साल की उम्र तक तो वो माँ जेल में रहती है। उसके बाद से जब वह जेल से छूटती है फिर वह वापस घर आती है। इधर इस बीच में उसकी जो छोटी सी बच्ची जो प्रेग्नेंट होती है, जब वह माँ बनती है हॉस्पिटल में जाती है तो उसके गर्भ से मरा हुआ बच्चा ही पैदा हुआ रहता है। इसलिए उसकी जो मौसी होती है वह उसे वापस घर लाती है। कुछ समय बाद उसका तबीयत अच्छा हो गया रहता है और उसे की शादी भी कर दी रहती है। जब 20-25 साल बाद उसकी माँ वापस जेल से आती है तो वह सबसे पहले अपने बहन के घर जाती है और जाकर पूछती है कि बहना मेरी बेटी कहाँ है, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो यह सारी घटना उसकी बहन बताती है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद से ऐसी ऐसी घटना घटी थी उसके साथ और मैंने उसकी शादी कर ली थी, आखिर मैं भी तो उसकी माँ भी हूँ। और वह अपने घर पर बहुत ही अच्छा खुशी खुशी है और उसके जीवन में इस समय कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। इस तरह से मित्रों कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें एक सीख जरूर देती है कि हमें अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालने चाहिए, ऐसी उनकी मानसिकता बनानी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह के वारदात ना हो और किसी की ज़िंदगी ना उजड़े, किसी को इतना ज़्यादा तंग ना होना पड़े। अपने बच्चों में ऐसे संस्कार जरूर डालें जिससे कि ये बच्चे इस तरह की घटनाएं करने के लिए कभी गलती से भी ना सोचें।
मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।